हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले के 12 प्रैक्टिस सेट अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो एक बार से ज़रूर देख लें। दोस्तों, आइए समय को व्यर्थ किए बिना आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों, पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। नाना साहब, रामचंद्र पांडुरंग, महेश दास या क्रांतिवीर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र पांडुरंग। दोस्तों, तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो रामचंद्र पांडुरंग था। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 19 में या अनुच्छेद 21 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों आर्टिकल 19। दोस्तों, आर्टिकल 19 में या अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, पूछा गया कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। भारत के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो राजमार्ग 2, राजमार्ग 58, राजमार्ग 47A या राजमार्ग 28B। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, राजमार्ग 47A। दोस्तों, राजमार्ग 47A जो है ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहलाता है। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, शिक्षण पुनर्बलन की आकस्मिकताओं का क्रम है। ये कथन किसका है। स्किनर का, पियाजे का, डीवी का या कर्ट लेविन का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, स्किनर का। दोस्तों, ये कथन स्किनर ने दिया था। अगला और छठा नंबर प्रश्न साथियों, छठे नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा है कि प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। 130 से 140, 140 से 150, 125 से 135 या 145 से 155 होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 140 से 150। दोस्तों, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 140 से 150 होती है। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, संविधान के किस संशोधन के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। ये संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2004 द्वारा या 82वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा या 84वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में जोड़ दिया गया था। अगला और आठवां नंबर प्रश्न साथियों, पूछा गया कि सतत मूल्यांकन क्या है। दोस्तों, सतत मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। निरंतर होने वाला मूल्यांकन, नियमित होने वाला मूल्यांकन, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, निरंतर होने वाला मूल्यांकन भी इसको बोलते हैं और नियमित होने वाला मूल्यांकन भी सतत मूल्यांकन कहलाता है। अगला और 9वां नंबर प्रश्न साथियों, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासकीय प्रक्रिया का जनक किसे कहा जाता है। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासकीय प्रक्रिया का जनक किसे कहा जाता है। उर्विक को, डॉल्टर को, फेयोल को या स्किनर को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, फेयोल को।
दोस्तों शैक्षिक प्रबंधन का जो प्रशासकीय प्रक्रिया का जनक माना जाता है वो फेयोल को माना जाता है। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों क्लास का, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक किसको माना जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया कि आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक किसे माना जाता है, रूसो सुकरात को, सुकरात प्लेटो को, मैकियावेली पेट्रोक को या रूसो और प्लेटो को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सुकरात और प्लेटो को। दोस्तों सुकरात और प्लेटो दोनों महान दार्शनिक थे जिन्हें आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तकों के रूप में माना गया है। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन का क्या रूप हो सकता है, दंड का, पुरस्कार का, परिणाम का ज्ञान या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों सक्रिय अनुबंधन में पुनर्बलन के रूप की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंड, पुरस्कार, परिणाम का ज्ञान, ये सभी इसके सही उत्तर हैं। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, दिव्यांगता का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों डिसेबिलिटी का मुख्य कारण क्या है, जन्मजात, दुर्घटना, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, ए और बी दोनों। दोस्तों दिव्यांगता जो होती है वो दुर्घटना के बाद भी हो सकती है और यह जन्मजात भी हो सकती है। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, 13वें नंबर प्रश्न की बात करें तो पूछा गया कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ। दोस्तों खजुराहो के मंदिर भारत के सबसे बड़े मंदिरों की सूची में आते हैं। पूछा गया कि खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ, राजपूतों के, चंदेलों के, कल्याणी के चालुक्यों के या वेंगी के चालुक्यों के। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा। दोस्तों खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, राउफ लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। राउफ लोक नृत्य की बात करें तो किस राज्य से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश से, असम से, जम्मू एवं कश्मीर से या राजस्थान से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। दोस्तों राउफ लोक नृत्य जो है ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। अगला और आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है साथियों, नटराज के पैरों के नीचे का राक्षस किसका प्रतीक है, ज्ञान का, अज्ञान का, शिष्टाचार का या परंपरा का। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अज्ञान का। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में फ़िलहाल इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।